नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे थे पादप और जल के संबंध के बारे में, आपका अध्याय 5 है ना। और हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि किस तरह से जो है आपका पारगम्यता जो है वो इस पर डिपेंड करती है कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली है उसमें से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो है आप कण जाते हैं, आपके विलायक या विलयन जो है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर चलता है। इसी तरह से हमने बात की थी जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन के बारे में बात की थी कि यानी अगर हम उन किसी भी कोशिका को अति परासरी विलयन के अंदर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तो उसमें से क्या होता है, जल के कण बाहर निकल जाते हैं और उसका जीव द्रव्य जो है वो सिकुड़ करके बीच में आ जाता है या साइड पे आ जाता है। यदि उसको थोड़ी देर में ही हम निकाल करके वापस शुद्ध जल में डाल देते हैं तो पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, यानी पुनः उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। इसे कहते हैं जीव द्रव्य विकुंचन। और बहुत ज़्यादा देर तक अगर अति परिसारी में रखेंगे तो वो कोशिकाएं जो हैं वो मृत हो जाएंगी। इसके साथ ही मैंने आपको दिए थे 2 प्रश्न, तो आशा है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो चलिए ज़रा उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। पहला था पादप कोशिका किसके कारण स्फीति प्राप्त कर लेती है। तो पादप कोशिका जो है अंतःपरासरण के कारण, यानी जब पानी जो है विलायक जो होता है पानी वो कोशिका के अंदर जाता है तो आयतन में वृद्धि होती है और जो टर्जिडिटी जो है, स्फीतता तनाव जो है कोशिका झिल्ली का वो बढ़ जाता है, तो अंतःपरासरण के कारण। तो अंतःशोषण का एक उदाहरण दीजिए। तो अंतःशोषण के बारे में जब बात की थी तो हमने ये बताया था आपको कि जैसे बारिशें वगैरह होती हैं तो आपने देखा होगा कि लकड़ी के दरवाजे वगैरह जो हैं वो फूल जाते हैं, है ना, उनके आयतन में वृद्धि हो जाती है। वो विलायक में घुलते नहीं हैं, केवल उसके आयतन में वृद्धि कर देते हैं, तो ये कहलाता है अंतःशोषण। साथ ही इसका एक महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो किस में होता है, अंकुरण के समय, है ना, कि जो बीज जो है पानी में डाल देते हैं तो वो पानी को लेकर के फूल जाते हैं और कुछ समय पश्चात जो है उसमें से प्रांकुर मूलांकुर निकल आते हैं। तो ये बात शायद आपने सही लिख ली होगी। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका में किस तरह के जो है दाब लगते हैं, है ना, किस तरह के जो दाब हैं उत्पन्न होते हैं। जल से संबंधित ही हैं सभी, तो इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। कोशिका के 3 दाब जो है मेन, इनके बारे में बात करेंगे। पहला है परासरण दाब, फिर है स्फीति दाब या भित्ति दाब, साथ में ही है वह भित्ति दाब, विसरण दाब, न्यूनता। इनके बारे में हम बात करेंगे और एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम करते हैं परासरण दाब की बात। तो हमने जब परासरण की बात की थी तो हमने ये बात की थी कि विलायक जो है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो यानी जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो विलायक को आने देती है, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी तरफ से क्या लगता है, घोल में जब वो प्रवेश करता है, प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो जो अंदर का घोल होता है वो उसको क्या करता है, धक्का डालता है ना। जैसे ये सेमी परमेबल आपकी झिल्ली है, ये आपकी झिल्ली हो गई, ठीक है। यहाँ से जा रहा है आपका विलायक, तो इधर की तरफ से क्या लगेगा, उसको एक दाब लगेगा, है ना, जो इसको इसमें प्रवेश करने से, इस अर्धपारगम्य झिल्ली में प्रवेश करने से, है ना, ये पारगम्य झिल्ली है, इसमें प्रवेश करने से इसको रोकता है। इस दाब को क्या कहा जाता है, इस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। तो वह दाब जो शुद्ध जल के अणुओं को, है ना, ये हमारा क्या है, विलायक जल, जिसको हमने क्या कहा है, विलायक। आपको पता है हमने कल भी बात की थी इसके बारे में, पिछले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात की थी कि विलायक जो है वो क्या है, जल है ना। मैक्सिमम चीज़ें इसमें घुलती हैं तो हम इसको विलायक बोलते हैं। तो ये जल है। इसके जब अणु इस अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो इधर से एक दाब लगता है और वो दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है ना। अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर स्थित घोल में प्रवेश करने से रोकने के लिए आवश्यक होता है। इधर जो है घोल, है ना, उसमें प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या लगता है, एक दाब लगता है जिसको बोलते हैं परासरण दाब। इसको ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। तो इसको OP से लिखा जाता है ना। इसको हम किससे लिखते हैं, OP से लिखते हैं। तो किसी भी
दाब घोल में परासरण दाब जो है वो विलायक में उपस्थित विलय के अणुओं के सीधा समानुपाती होता है। अब इसमें क्या है, जब हम इसके अंदर कोई विलय करेंगे किसी भी, जैसे हमने चीनी मान लीजिए ले लिया विलय के लिए, है ना, तो जितना हम डालेंगे जो परासरण दाब और विलयन में विलय अणुओं की संख्या, ये एक दूसरे के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। ठीक है, परासरण दाब और विलयन में विलय के अणुओं की संख्या आपस में समानुपाती होती हैं। अब बात करते हैं स्फीत दाब व भित्ति दाब की। तो कोशिका को हमने जब जल में रखा तो क्या होता है कि कोशिका रस जो है उसके आयतन उसमें जाकर के वो मिलता है और फिर उसके आयतन में वृद्धि होती है, और जब थोड़ी देर पड़ा रहता है तो पूरे जीव द्रव्य में वृद्धि होती के आयतन में वृद्धि होती है, और वो एक दाब, जैसे हम बात करते हैं एक कोशिका के बारे में, है ना, ठीक है, ये हमारी एक मान लीजिए कोशिका है, ये इसकी भित्ति है ना, और ये इसकी झिल्ली है। इसके अंदर यहाँ पर ये आपका रिक्तिका है जिसके अंदर क्या है, कोशिका रस, है ना, इसके अंदर क्या है, कोशिका रस। ये हमारा जीव द्रव्य, यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, हरित लवक है। अब जब इसमें पानी जाता है तो सबसे पहले तो इसका आयतन जो है इसमें वृद्धि होती है, फिर उसके बाद और वृद्धि होती है, तो ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली क्या होती है, इसमें तनाव हो जाता है, यानी और ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है, तो ये इधर की तरफ से एक इस पर दाब लगता है ना, इस तरह से ये फैलती है, आयतन होता है तो इधर से ये दाब लगाती है। ये दाब क्या होता है, इस दाब को कहते हैं टीपी, यानी स्फीत दाब या टर्गर प्रेशर। ठीक है, तो इसको टीपी से लिखा जाता है। अब उसी समय जब ये टर्गर प्रेशर लग रहा है, यानी आपका ये जो भित्ति ये स्फीत दाब लग रहा है, उसी समय बाहर से अंदर की ओर यानी इधर से भी क्या होता है, एक दाब लगता है जिसको कहते हैं वॉल प्रेशर, है ना। अब ये दोनों अगर, क्योंकि अगर ये जो है बहुत ज़्यादा होता जाएगा टीपी, तो कोई कंडीशन ऐसी आ सकती है कि ये फट सकती है, लेकिन ऐसी नहीं आती। क्यों नहीं आती ऐसी कंडीशन, क्योंकि इधर से वॉल प्रेशर लग रहा है, ये वॉल प्रेशर लग रहा है और ये टीपी जो लग रहा है, इसके कारण कोशिका जो है इसकी जो संरचना है, इसकी जो आकृति है वो बनी रहती है ना। तो इस तरह से ये WP वॉल प्रेशर हो गया और इधर से जो लग रहा है वो टर्गर प्रेशर है। तो कोशिका को जल में रखने पर कोशिका रस के अधिक परासरण दाब के कारण जल के अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं। इसके फलस्वरूप प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति को बाहर की तरफ धकेलती है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, कोशिका भित्ति पर डाले जाने वाले ऐसे अपकेंद्री दाब को क्या बोला गया है, स्फीत दाब यानी टीपी, है ना। ये अंदर से बाहर की ओर लगता है, टीपी अंदर से बाहर की, कोशिका के अंदर से बाहर की ओर लगता है। और साथ ही फिर क्या होता है, कोशिका भित्ति स्फीत दाब के कारण क्या होती है, तनाव में रहती है। विपरीत दिशा में अर्थात बाहर से अंदर की ओर अभिकेंद्री दिशा में स्फीत दाब के बराबर, ये मैंने आपको बताया ना, इस स्फीत दाब लग रहा है इसके बराबर विपरीत दिशा में ही क्या लगता है, आपका एक और प्रेशर लगता है जिसको क्या कहा गया है, भित्ति दाब। ठीक है, इसको WP से वॉल प्रेशर, है ना, तो WP से लिखते हैं। अब बात करते हैं विसरण दाब न्यूनता की। तो शुद्ध जल या विलायक का जो विसरण दाब है वो उच्चतम होता है। हमने ये बात की थी जब हमने पढ़ा था विसरण के बारे में, तो हमने ये बात की थी कि जो विसरित, जैसे यहाँ पर बहुत सारे अणु इकट्ठे हैं, है ना, तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा सांद्रता है किसी भी चीज़ की, तो ये क्या होगा, ये इस तरफ जहाँ पर निम्न सांद्रता है उसकी तरफ जाएगा, है ना, तो डिफ्यूज़ होगा, है ना। तो विलायक है अगर, तो इसकी जो इसका जो दाब होएगा इधर से के अणुओं पे ये क्या कराएगा, यहाँ पे जो अणु ऑलरेडी उपस्थित हैं उन पर ये क्या लगाएगा, दाब लगाएगा। ठीक है, तो वो दाब जो है अधिकतम होता है विसरण दाब, शुद्ध जल का विसरण दाब जो है सबसे अधिकतम होता है। अब अगर जल में विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का विसरण दाब शुद्ध दाब की तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध जल का DP जो है वो अधिकतम था, मैक्सिमम था।
अब इसमें हमने मिला दिया विलय, कोई भी विलय मिला दिया हमने इस विलयन, तो विलयन बन गया वो, है ना, विलय मिलाया। तो जैसे ही हमने विलय मिलाया तो ये डीपी क्या हो गया, डीपी इसका कम होगा, विलय उस विलयन का डीपी जो है वो क्या होगा, कम होगा, ये बात बताई गई। फिर विलय जितना अधिक यानी विलयन अधिक सांद्र होगा तो विसरण दाब भी उसी अनुसार कम होता जाएगा, है ना। विसरण दाब भी जो इधर से लग रहा है आपका विसरण दाब भी वो क्या होगा, कम होता जाएगा। डीपी भी आपका कैसे होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। तो इस प्रकार शुद्ध विलायक में की तुलना में विलयन में विसरण दाब में जितनी कमी होगी, है ना, यानी अगर मान लीजिए कोई शुद्ध जैसे जल है, ठीक है, इसका हमने मान लिया कि टीपी ये जो है आपका डीपी 1 है ना, और जो विलयन हमने बनाया वो विलयन का है डीपी 2, है ना। तो इन दोनों का जो अंतर है, अब क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो क्या होगा, डीपी 1 माइनस डीपी 2, ये किसके बराबर होगा, ये होगा डीपी डी। इसी को क्या कहते हैं हम, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, विसरण दाब न्यूनता कहलाता है, ठीक है। अब ये कमी जो है विलायक के विसरण दाब में होती है ना, अभी हमने यही बात की है कि विसरण दाब में कमी होती है। तो विलायक से जो विलयन बनने में विसरण दाब में तो कमी होती है, लेकिन परासरण दाब अब क्या होगा, इसका ओपी जो है वो बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है, परासरण दाब में वृद्धि होती है। विसरण दाब न्यूनता विलयन की विलायक का अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक है ना। विसरण दाब न्यूनता जो है ये क्या है, विलयन की विलायक का अवशोषित करने की क्षमता का द्योतक होता है। इसी कारण, है ना, अब क्या होगा कि ये जितनी इसकी कमी आएगी उतना ये क्या कोशिश करेगा कि विलायक यानी पानी इसके अंदर आए, जितनी इसमें कमी होएगी उतनी ही ये क्या कोशिश करेगी, कोशिका उसमें उतना पानी आए। इसीलिए इसको क्या नाम बोला गया है, एसपीवी बोलते हैं, यानी सक्शन प्रेशर यानी चूषण दाब भी कहते हैं इसको। डीपीडी को क्या बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, चूषण दाब, ठीक है। आपके प्रश्न ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपने जो कॉपी ले रखी है आप वीडियो को रोकिए और जल्दी से उसमें ये नोट करिए, है ना। तो आपको समझ आ गया कि इस तरह कौन कौन से दाब हो गए आपके, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा टर्गर प्रेशर और साथ में वॉल प्रेशर, है ना, वो दोनों साथ ही काम करते हैं। और फिर हमने पढ़ा डीपीडी यानी विसरण दाब न्यूनता के बारे में, है ना। तो कोशिका के अंदर ये 4 तरह के, है ना, क्योंकि हम टीपी और डब्ल्यूपी को एक साथ पढ़ते हैं तो इसीलिए उसको हम एक साथ गिन रहे हैं। तो इस तरह ये आपने पढ़े सारे दाबों के बारे में, और अगले वीडियो में हम और इन दाबों के संबंध के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। हाँ, लेकिन उससे पहले सॉरी मैंने तो थैंक यू पहले बोल दिया, उससे पहले मैं जो 2 असाइनमेंट के प्रश्न देती हूँ वो तो मैं आज भूल ही रही थी, वो लिख लीजिए आप ज़रा, टीपी किसे कहते हैं और डीपीडी का पूरा नाम बताइए। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी पेन में ये प्रश्न लिखिए और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।